हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? जैसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे हमने 12th स्टैंडर्ड के कुछ वीडियोस डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 10 है, तो उस एलिमेंट्स के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। सो मेनी थिंग्स स्टूडेंट्स यू नो फ्रॉम विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। कुछ हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए और जानिए कि कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के जरिए किस तरह फेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एलिमेंट एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि NS1 दैट इज कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी इजीली लॉस्ट बाय द ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता लगता है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विच इज मोस्ट विद दैट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें भी फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट रहेंगे जिसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, cesium and francium. These elements which is alkali elements lithium से लेकर फ्रांसियम तक। अब इन सभी में NS1 मतलब के S1 मतलब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इन सभी मेटल की जो टेंडेंसी है वो मेटल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, so it can oxidize easily. So metal can oxidize easily, so they are highly electropositive. अच्छा, अभी चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद एटॉमिक रेडियस मतलब के मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन सब चीजों का डिस्कशन कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत ही क्रक्स पॉइंट मतलब के एक स्मूथ वे में बताना चाहूंगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जैसा कि आप लिथियम से फ्रांसियम तक जाते हैं, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। लिथियम ज्यादातर हम बात करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम से सीजियम तक आप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब ये डिक्रीजिंग ट्रेंड स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि डिक्रीज जब भी आप ग्रुप में जाते हो, जैसे ही आप फ्रॉम गोइंग डाउन इन द ग्रुप, तो शेल इंक्रीज होते हैं। शेल इंक्रीज होते हैं मतलब के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है क्यों? क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट जो है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम यही फैक्टर डिस्कस कर सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज बिकॉज शिल्डिंग इफेक्ट क्या होती है, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मालूम नहीं है शिल्डिंग इफेक्ट, तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि इनर शेल जो है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को शिल्ड करता है। किससे शिल्ड करता है? न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन से, मतलब के जो समझो कि S और P जो इनर शेल है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड करेंगे। मतलब कि ये जो अट्रैक्शन है, यहाँ पे आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, S ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा। शील्ड होने की वजह से, शील्ड कौन करेगा, इनर शेल करेगा, जो भी S और P इनर शेल है उसको शील्ड करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, जिससे आसानी से लूज हो सकता है। यहाँ पे तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लूज होता जाएगा। जितने भी शेल यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, आप
ग्रुप में नीचे जाओगे, शेल इंक्रीज होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली। सो इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली, इसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। जो एनर्जी आपको लिथियम में चाहिए, जो एनर्जी सोडियम में चाहिए, ठीक है, उससे आप और कम करते जाओगे, एनर्जी विल बी डिक्रीज। मतलब किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको आयोनाइज कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो जैसा कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, M प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, जो कि ग्रुप में आप जाओगे व्हाइल गोइंग डाउन इन द ग्रुप, तो इट इज डिक्रीजिंग। अच्छा, अभी हाइड्रेशन एंथैल्पी, सेकंड जो पॉइंट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप अर्लियर चैप्टर में हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में सीख गए हो कि जब भी आप कोई भी एटम को, पहले जब भी आप मॉलिक्यूल जो कंपाउंड फॉर्म होता है, तो एटम में से जो एटम मेटालिक एलिमेंट है जो है वो सॉलिड है। अब उस सॉलिड एलिमेंट को, सॉलिड को हम पहले गैसियस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। और उस गैसियस फॉर्म को फिर हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिससे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो गैसियस स्टेट में है। अब इस गैसियस स्टेट वाले जो आयन है उसको हमें फाइनली कुछ एनर्जी जो रिक्वायर, एनर्जी जो है यहाँ से, ये जो है गैसियस फेज में है, उसको एक्वियस फेज में लाना है। अब जब यहाँ पे गैसियस फेज से एक्वियस फेज में लाएंगे, उसके लिए जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब ये जितनी भी एनर्जी रिलीज करता है, यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी हम अक्सर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, तो इसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आयन जो है वो एक्वियस में कन्वर्ट होगा। अब जब एक्वियस में कन्वर्ट होगा तभी वो एक्वियस सॉल्ट बनाएगा। तो ये हो गया हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव लिथियम की है। मतलब कि लिथियम जो है यहाँ पे Li प्लस एक्वियस, सो सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव विथ लिथियम। इसका मतलब ये हो गया कि लिथियम इज मोस्टली हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब कि सबसे ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की है। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी आप जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव, मतलब कि डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज होने का मतलब कुछ स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। बट जब डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो तब वहां पे हम वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे लेस नेगेटिव बनेगी, मतलब कि डिक्रीज होगी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, जैसे कि यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे -329 है, तो यहाँ पे -200 हुई, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई, वैल्यू डिक्रीज हुई। माइनस का मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज कर रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी व्हिच इज बिकम लेस नेगेटिव मींस के बिकम लेस व्हाइल गोइंग डाउन इन द ग्रुप। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। अब देखिए ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है रेडियस का, तो यहाँ पे भी आप ठीक उसी तरह जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्हाइल गोइंग डाउन इन द ग्रुप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में टेबल 10.1 होगा, इसी चैप्टर में 10 चैप्टर में, उस 10.1 में ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इस तरह के पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसके वैल्यूज दिए हुए हैं। उस वैल्यूज में आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी जैसा मैंने समझाया उस तरह से देख सकते हो। अब इसके बाद जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें सेम ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? तो दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। आप उस टेबल में उसको हॉरिजॉन्टली दिया गया है, मैं यहाँ आपको वर्टिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं और ग्रुप में ये जो है एलिमेंट्स व्हाइल गोइंग डाउन इन द ग्रुप वी आर डिस्कसिंग दैट,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सब जो है ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल। अब मेटल के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज ओनली 1। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन से जो भी मेटल होगी उसमें एटम्स के बीच एक बॉन्ड रहेगा जिसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो मेटालिक बॉन्ड जो एलिमेंट यहाँ पे मेटल के एटम्स के बीच बन रहा है, तो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो जैसे कि शेल इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज इंक्रीजिंग व्हाइल गोइंग डाउन इन द लूप। इससे क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक पड़ जाता है। तो व्हाइल गोइंग डाउन इन द लूप मेटालिक बॉन्ड बिकम्स वीकर। सो अगर मेटालिक बॉन्ड वीक हो गया तो उसको आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो, जिससे कि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो व्हाइल गोइंग डाउन इन द लूप मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट इज going to be decrease. Why? Because metallic bond becomes weaker. Why metallic bond becomes weaker? Because interatomic distance is increase, क्योंकि shell is increase। ठीक है, तो melting point और boiling point में ये ट्रेंड रहेगा, it is decreasing down the road। अब उसके बाद ये भी एक पैरामीटर है टेक्स्ट बुक में कि metallic radius और ionic radius। तो metallic radius और ionic radius में स्टूडेंट आप देखोगे तो वही ट्रेंड है जैसे कि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको पता है कि शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो रेडियस इंक्रीज होगी, लेकिन थोड़ा सा स्क्रूटिनाइजेशन आप करोगे तो उसमें आपको जब आप रुबिडियम से सीजियम की ओर जाते हो, ज्यादातर जहां पे हम यहाँ पे उस एलिमेंट की मतलब कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रेडियस की, तो पोटेशियम के बाद ज्यादातर आप पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम इन तीनों की हम बात करते हैं। तो जब पोटेशियम से रुबिडियम की तरफ जाते हो तो यहाँ पे ये डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन फेस करता है। यहाँ पे डी, जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे हो कि यहाँ पे डी के 10 इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड होते हैं डी शेल में। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर रुबिडियम के बाद रुबिडियम से सीजियम की ओर जाते हो तो डी और एफ दोनों शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज होने की वजह से जो पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसा कि हमने देखा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों डिक्रीज होती थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बहुत दूर होता जाता था, शेल इंक्रीज होते थे। बट यहाँ पे होता क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इंक्रीज होता है, जिससे कि जो आउटर शेल है वो थोड़ा सा श्रिंक होता है। तो आप देखोगे कि पोटेशियम से रुबिडियम और रुबिडियम की से सीजियम के बीच इंक्रीज तो है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना आप लिथियम से सोडियम और सोडियम से पोटेशियम में देख रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और ये किसकी वजह से, स्लाइटली इलेक्ट्रिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से, जिसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे मार्जिन जो है मेटालिक रेडियस, मतलब के मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस, उसका मार्जिन जो है वो पोटेशियम से रुबिडियम और रुबिडियम से सीजियम के बीच थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये ट्रेंड जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।